बेटा ये एंगल है अल्फा, जिसे कहते हैं शॉर्ट एंगल, क्योंकि शॉर्ट तो कैसे होगी, ऐसी तो होगी वाइंडिंग, ठीक। इन दोनों के मध्य कितना होता था, 180 डिग्री का कोण, और इसे क्या बोला जाता है, फुल पिच, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है, शॉर्ट पिच। क्या बनाना है, शॉर्ट पिच। तो देखना, शॉर्ट पिच के लिए वापस से ये बनाओ, E1 को मैंने चेंज किया क्या, देखो E1 को मैंने चेंज किया नहीं, तो E1 को रखा मैंने E1, लेकिन मैंने E2 को बेटा क्या किया, कुछ डिग्री पर शॉर्ट कर दिया, कुछ डिग्री पर शॉर्ट कर दिया। तो मुझे बताओ, जहाँ 180 था, भाई शॉर्ट करने का मतलब ऐसे शॉर्ट नहीं कि छोटी बना दोगे, नहीं भाई, ये यूं ही तो कम होगी, 180 डिग्री पे यूं ही तो कम होगी, यहाँ कहीं कम होगी, समझ रहे हो, समझ रहे हो, हाँ। तो देखो बेटा, यहाँ क्या है, ये मान लो यहाँ पर आ गया आपका E2, है ना। अब आपको कोई पूछेगा कितनी शॉर्ट की, तो बेटा ये एंगल है अल्फा, जिसे कहते हैं शॉर्ट एंगल, क्योंकि शॉर्ट तो कैसे होगी, ऐसी तो होगी वाइंडिंग, ठीक। छोटी मत करना एंगल पे, बेटा ये क्या है आपका शॉर्ट पिच एंगल, शॉर्ट पिच कोण, ठीक, हाँ। बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आया भाई, ऐसे कर दिया आपने शॉर्ट, ठीक। इस कोण को क्या बोला जाता है बेटा, शॉर्ट पिच एंगल। अच्छा, अब देखो बेटा, एक गणित का नियम होता है कि अगर किसी भी धरातल से बेटा इस कोण को अगर मैं कुछ भी ए मान लेता हूँ, और बेटा अगर ये कोण अल्फा है ना, तो बेटा यहाँ से दो कंपोनेंट आते हैं, नीचे की तरफ जो होता है ना, आधार की तरफ, बेटा उसको लिखते हैं ए कॉस अल्फा, और बेटा जो इसके कर्ण की तरफ होता है ना, बेटा उसे लिखते हैं ए साइन अल्फा। ये थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा, क्योंकि गणित है, अपने को सीखना पड़ेगा। तो यहाँ से बेटा दो कंपोनेंट आ गए इसके, और एक कंपोनेंट कौन सा आ गया ये, ठीक है। अब नीचे वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, देखो E2, E2 है, और बेटा E2 के नीचे यानी कि ए कॉस अल्फा, तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा, इजी। उसी तरह बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, ए साइन अल्फा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, E2 साइन अल्फा। बहुत आसान है, डोंट वरी, ठीक। अब बस यहाँ से कुल ईएमएफ कितना आ रहा था, कुल ईएमएफ आपका कितना बन रहा था, 2E1, है ना। क्यों, क्योंकि E1 बराबर क्या था, E2 था कि नहीं था, देख लो आराम से, ठीक। तो यहाँ पर भी मैं नेट क्या मानता हूँ बेटा, मेरा ईएमएफ तो बराबर ही मानता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ E1 को मैं E2 के बराबर लिख देता हूँ। तो बेटा यहाँ से मैं कह सकता हूँ, ये मान मेरे लिए क्या आ गया, एक स्थिति तो यही आई, स्थिति एक, बेटा यहाँ क्या हो जाएगा E1, तो इसके विपरीत में मैं, मेरे पास क्या है बेटा, E2 cos अल्फा, और बेटा इस E2 को मैं E1 लिख दूं, क्यों, क्योंकि मैं मान लेता हूँ माना बराबर ईएमएफ आ रहा है, तो बेटा यहाँ पर ये E2 बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक। और एक कंपोनेंट बेटा ऊपर है, ये क्या है आपका E2 sin अल्फा, बेटा इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, E2 E1 sin अल्फा लिख सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये दो कंपोनेंट आ गए, बस अब आपका काम हो गया। अब आराम से देखो बेटा, यानी कि आपको एक तो कंपोनेंट मिला बेटा हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, तो स्थिति 2 में क्या लिखोगे, बेटा ये सीखना पड़ेगा, है ना, थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा। तो एक तो हो गया बेटा, ये कौन सा हो गया बेटा, क्षैतिज, तो यहाँ लिखो क्षैतिज भाग, क्षैतिज भाग का ईएमएफ, है ना, वो कितना हो जाएगा बेटा, देखो गौर से, E1 प्लस ये वाला E1 cos अल्फा, E1 cos अल्फा, बोलो, है ना। और बेटा एक क्या हो जाएगा, ये ऊर्ध्वाधर, दूसरा कौन सा भाग हो जाएगा इसका, ऊर्ध्वाधर भाग, ऊर्ध्वाधर भाग का ईएमएफ, है ना, बेटा वो कितना हो जाएगा, वो हो गया देखो ये वाला E1 sin अल्फा, बोलो, समझ में आया, हाँ। अब देखो बेटा, ये एक गणित का नियम है, ठीक है। अब देखो आगे, अगर आपके पास इसका मान आ गया, एक EH आ गया, है ना, और बेटा एक आपके पास EV यानी कि वर्टिकल का मान आ गया, बेटा EV का मान कितना आया, E1 sin अल्फा, आया कि नहीं, ये देखो E1 sin अल्फा, और बेटा ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया E1 प्लस E1 cos अल्फा, बस। अब बेटा जब भी इन दो सदिशों का परिमाण निकालते हैं ना, तो इसका सदिश का परिमाण पीछे निकलता है, आपको डायरेक्ट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको मैं डायरेक्ट याद करा देता हूँ, ये क्या बन गई बेटा, जो मेरा सदिश यहाँ होगा ना, वही यहाँ पर भी होगा, तो बेटा इसका मान कितना हो गया, E1 sin अल्फा, ठीक है। अब देखो आराम से, E1 cos अल्फा, अब बस, अब इस R को निकाल लो, अब वही ये क्या बन गया बेटा, कर्ण बन गया, ये आधार बन गया, और ये क्या बना गया, ऊंचाई बन गई, तो क्या लगाओ बेटा, तो बस पाइथागोरस की प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या निकालोगे बेटा, परिणामी ईएमएफ, परिणामी विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो बस परिणामी विद्युत वाहक बल बना निकाल लो, तो यहाँ से आप कह सकते हो ER, है ना, तो मैं कह सकता हूँ ER का स्क्वायर बराबर EH यानी कि बेटा हॉरिजॉन्टल ईएमएफ, ये क्या है, इसको मैं मान लेता हूँ पूरे को बराबर हॉरिजॉन्टल, और ये क्या हो जाएगा बेटा, वर्टिकल, है ना। तो मैं कह सकता हूँ EH का स्क्वायर प्लस EV का स्क्वायर, ठीक, बस। अब बस यहाँ लगा दो, तो ER स्क्वायर, अब EH कितना है भाई, आजकल बेटा कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ी सा दिमाग लगा दो यहाँ पर, तो EH क्या होता है बेटा, E1 प्लस E1 cos अल्फा, मैं बिल्कुल आसानी से समझा रहा हूँ आपको, ये क्या हो जाएगा बेटा, E1 प्लस E1 cos अल्फा, इसका स्क्वायर, प्लस और EV क्या हो जाएगा आपका, E1 sin अल्फा, E1 sin अल्फा, और बेटा इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बेटा ये फॉर्मूला है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है गणित का, A प्लस B का होल स्क्वायर होता है ना, वो होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या होता है 2AB, ठीक है। अब मैं इसको लगाऊंगा, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि E रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर यानी कि E1 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि E2 स्क्वायर और cos स्क्वायर अल्फा। अब देखो AB है ना, 2AB, तो हो जाएगा 2 E1 cos अल्फा
प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, देखो E1 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब आराम से देखो इसको, यहाँ से आप कह सकते हो कि ER का स्क्वायर बराबर, ये देखो E1 और ये क्या है, ये E1 का स्क्वायर है, इसको E1 का स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है 2 E1 E2, तो देखो इसका 2 E1 और E1 क्या हो जाएगा, E1 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 E1 का स्क्वायर, आगे क्या है cos अल्फा। ठीक है, अब इसको देखो बेटा, इसको और इसको, यहाँ से मैंने दोनों में से E1 कॉमन लिया, ये E1 ही है, दोनों में से मैंने E1 कॉमन लिया, cos स्क्वायर अल्फा है ना, E1 स्क्वायर कॉमन लिया ना, तो अंदर क्या बचेगा, देखो cos स्क्वायर अल्फा और इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा। बेटा थोड़ा बहुत तो आनी चाहिए गणित, ठीक। अब यहाँ पर देखो गणित का नियम होता है cos स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा मिलके एक, यहाँ लिख देता हूँ cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है, बराबर एक होता है कि नहीं होता है। बस अब इस पूरे का मान क्या हो गया बेटा एक, इस पूरे का मान क्या हो गया एक, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास फिर से क्या बच गया, ER का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर प्लस 2 E1 स्क्वायर cos अल्फा और यहाँ से क्या बचा बेटा E1 का स्क्वायर। अब गौर से देखो बेटा E1 और E1 कितने हुए 2 E1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये और ये, तो क्या हो जाएगा 2 E1 का स्क्वायर प्लस 2 E1 स्क्वायर cos ऑफ अल्फा। अब देखो बेटा दोनों में से मैंने 2 E1 स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास ER का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 E1 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस आगे क्या बचेगा cos है अल्फा। बहुत बढ़िया। अब बेटा फिर से एक गणित का फॉर्मूला है, मैं अभी आपको लिखा देता हूँ। गणित का फॉर्मूला होता है बेटा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 बराबर होता है 1 प्लस cos अल्फा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है बेटा। क्या फॉर्मूला है, देखो 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस cos अल्फा। ठीक है, अपने पास यही दे रखा है 1 प्लस cos अल्फा। ठीक है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो 2 cos 1 बाई 2, पहले वो लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये यहाँ पर मेरे पास क्या आया ER का स्क्वायर बराबर 2 E1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cos अल्फा। इसकी जगह मैंने क्या रखा बेटा, इस पूरे की जगह 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ER का स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा 2 E1 का स्क्वायर और यहाँ क्या लिख दूंगा मैं 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, बस और कुछ नहीं किया, देख लो आराम से। ठीक है, ठीक, ओके चलिए अब आराम से इसको मल्टीप्लाई करो। बेटा थोड़ा सा तो याद करना पड़ेगा यार, है ना, आपको 50,000 की नौकरी देगा तो मेहनत तो मांगेगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये क्या है E1 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा बेटा cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब बस यहाँ से आपका आंसर आपके सामने, यानी कि आपका जो फ्रैक्शनल यानी कि शॉर्ट पिच से जो EMF बनेगा ना बेटा, वो क्या हो जाएगा, जब भी ये स्क्वायर होता है ना, ये अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 4 E1 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। बेटा जब भी ये होता है ना तो ये फाइनली मान आ जाएगा। देखिए 4 12 के क्या होगा 2, 2 E स्क्वायर है तो 12 के क्या हो जाएगा E1 और बेटा ये 12 के क्या हो जाएगा cos ऑफ अल्फा बाई 2। ये लो भैया आपके EMF का मान। ठीक है, ठीक है, तो बेटा आपको ये डायरेक्ट देख के पूछ सकता है ये क्या है, तो शर्माना मत, वहां क्या बोलोगे कि ये शॉर्ट पिच EMF, शॉर्ट पिच वाइंडिंग द्वारा बनाया गया EMF होता है। तो याद रखना बेटा, जहां अल्फा क्या है पिच फैक्टर, जहां अल्फा क्या होता है बेटा शॉर्ट पिच फैक्टर, शॉर्ट पिच फैक्टर। ठीक है, हाँ। और क्या होता है बेटा, गौर से देखो cos अल्फा बाई 2 क्या होगा, देखो अल्फा क्या है शॉर्ट पिच फैक्टर और बेटा ये cos अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा पिच फैक्टर, क्या हो जाएगा पिच फैक्टर। ठीक है, हाँ। cos अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा बेटा पिच फैक्टर। ठीक है, और ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना कि शॉर्ट पिच द्वारा तुल्य EMF कौन बनेगा 2 E1 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखना यह क्या है शॉर्ट पिच द्वारा द्वारा परिणामी EMF, परिणामी EMF। ठीक है, EMF का मान। अब ध्यान रखना बेटा, अब आपको पता है cos का मान वैसे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा भाई अल्फा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे cos का मान घटता है, तो बेटा जितना ज्यादा आप शॉर्ट पिच करोगे उतना EMF का मान घटता रहेगा। तो यहाँ से आप क्या समझेंगे, ध्यान रखना बेटा, आपके पास फैक्टर क्या है cos है ना, cos अल्फा, और cos का ग्राफ क्या होता है बेटा इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होगा ना, हाँ। तो बेटा ध्यान रखना cos के लिए 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान और 60 डिग्री का मान। देखो बेटा cos 0 में इसका cos अल्फा का मान कितना हो जाएगा, ये अल्फा है अगर, तो बेटा cos अल्फा का मान कितना होता है 1, फिर क्या होता है बेटा √3/2, फिर क्या होता है 1/√2, फिर क्या होता है बेटा 1/2 और अंत में क्या होता है 0, होता है कि नहीं। हाँ, तो ध्यान रखना बेटा कि जैसे 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 क्या होगा, यहाँ से आप क्या लिखोगे कि जैसे 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 जैसे
बेटा अल्फा का मान बढ़ेगा, अल्फा का मान बढ़ता है ना? यानी कि पिच फैक्टर बढ़ता है, तो बेटा वैसे-वैसे क्या हो जाएगा, ईएमएफ का मान घटता है, वैसे-वैसे वैसे-वैसे बेटा क्या होगा, ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल का मान घटेगा। विद्युत वाहक बल का, ये बेटा पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना, का मान घटता है। ठीक है, कहाँ से पता लगाए? तो आप उसको बोलना हमने पता लगाया कि भाई ई आर जो होता है यानी कि रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है, 2E1 cos ऑफ अल्फा बाई 2 होता है। जैसे जैसे इसका मान बढ़ेगा तो बेटा ईएमएफ मेरा घटता रहेगा। तो ये है बेटा आपके लिए प्रूफ कि जैसे जैसे अल्फा का मान आप बढ़ा रहे हो 0, 30, 45, 60 ये बढ़ा रहे हो ना डिग्री में, वैसे वैसे इसका मान घट रहा है। देखो ठीक है, हाँ, तो बेटा ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बोलेगा कि जैसे जैसे पिच फैक्टर अल्फा का मान बढ़ाओगे तो क्या होगा, ईएमएफ का मान घटेगा, है ना? और अल्फा कहाँ है बेटा, अल्फा है आपका पिच फैक्टर। अब आपको बेटा कहीं से भी क्वेश्चन घुमाएगा तो आप घुमोगे नहीं। ठीक है, ठीक है। अब बेटा इसका एक भाई आता है, उसका नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इसका भाई आता है, उसका नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्या होता है बेटा, जब हम वाइंडिंग करते हैं ना तो एक तो करते हैं एक पोल को, एक पॉइंट को लेके उसी के ऊपर वाइंडिंग करते रहते हैं। एक क्या करते हैं, अलग अलग पोलों को लेके डिस्ट्रीब्यूट करके यानी कि बांट बांट कर वाइंडिंग करते हैं। क्यों? ताकि बेटा उससे लॉसेस कम हो, है ना? तो उससे बोलते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग। आओ समझते हैं बेटा क्या होती है, ये समझ में आ गया ना? पक्का? चलिए बेटा, तो अगली क्या है बेटा आपके पास, ये शॉर्ट पिच वाइंडिंग थी, है ना? चलिए ये क्या है, पिच फैक्टर, ऑप्शन बी, है ना? अब क्या पढ़ना है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव फैक्टर। हाँ, अब क्या आएगा अपने पास, अगला पॉइंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, सी। ये बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा, बिल्कुल कंसेप्ट से बताया आपको, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक, चलिए आपको कोई पूछेगा कि जैसे जैसे पिच फैक्टर का मान बढ़ाओगे तो क्या होगा, बेटा पिच फैक्टर का जैसे जैसे यानी पिच एंगल का मान बढ़ाओगे तो बेटा पिच फैक्टर क्या होगा, वो घटता रहेगा। तो पिच फैक्टर घटने के कारण ईएमएफ घटेगा, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। चलो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है बेटा, ध्यान रखना, जैसा कि हमें ज्ञात है कि अल्टरनेटर के स्टेटर पे बेटा क्या होती है, फेज वाइंडिंग होती है, जो केवल एक खांचे पर नहीं डाली जाती है बल्कि कई खांचे पर डाली जाती है ना बेटा, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग। देखो इस डिस्ट्रीब्यूटिव समझने की जगह बेटा क्या, एक पॉइंट से पहले कंसंट्रेशन वाइंडिंग क्या होती है, जब ये आएगी तो ये अपने आप आ जाएगी, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। बेटा कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, किसी भी एक सेंटर पर केंद्रित। यह वाइंडिंग किसी एक पोल के खांचे पर, पोल के खांचे पर क्या हो, केंद्रित हो, कॉन्सेंट्रित हो, पर केंद्रित होती है, केंद्रित होती है। ठीक है, हाँ, तो बेटा ये क्या होती है, ये वाइंडिंग किसी भी पोल, किसी भी एक पोल के खांचे पर क्या होती है बेटा, केंद्रित होती है। अच्छा, अब यहां से सर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे समझ में आएगी, तो ध्यान रखना कि वह वाइंडिंग जिसमें यानी कि स्टेटर की वह वाइंडिंग जो एक खांचे पर नहीं डाली जाती जबकि कई खांचों में स्थापित की जाती है, तो लिखना वास्तव में स्टेटर पर की जाने वाली वाइंडिंग एक ही खांचे पर केंद्रित ना होकर, एक ही खांचे यानी कि स्लॉट, एक ही खांचे पर केंद्रित ना होकर, ना होकर, ना होकर क्या होता है बेटा, एक साथ कई खांचों पर की जाती है, एक साथ कई खांचों में की जाती है, या कहें विभक्त होती है, विभक्त यानी कि बटी होना, विभक्त होती है, वो क्या कहलाएगी बेटा, वह वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग वाइंडिंग कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग कहलाती है। अब पहले इसको समझते हैं बेटा, है ना, इधर आओ। मान लो बेटा ये आपका एक पोल है ना, इस पोल के इर्द गिर्द आपको वाइंडिंग करनी है, तो बेटा अगर एक ही पोल पे करोगे तो ये क्या कहलाएगी, कॉन्सेंट्रेटेड। लेकिन अगर ये बांट बांट के करोगे यानी कि अलग अलग स्लॉट्स में करोगे ना, यानी कि इसमें और इसमें साथ में, तो बेटा इसे क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आओ, यानी कि वास्तव में स्टेटर पर की जाने वाली वाइंडिंग जो कि एक ही खांचे पर केंद्रित ना हो, इसको गौर करो, और होकर एक साथ कई खांचों पर क्या होती है बेटा, केंद्रित होती है, विभक्त होती है, उसे क्या बोलोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब देखो इससे क्या होगा बेटा, इस प्रकार उत्पन्न विद्युत वाहक बल
इन फेज नहीं होके बेटा क्या होता है, इसके गणितीय योग के बराबर होता है। अब बताओ इस तरह उत्पन्न ईएमएफ बेटा इन फेज होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या लिखोगे बेटा, इस प्रकार जो वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ है वो इन फेज नहीं होता है। इस प्रकार वाइंडिंग में उत्पन्न, क्यों? क्योंकि भैया अलग-अलग खांचे पर है। भाई एक ही खांचे पर होगी तो बेटा सारा के सारा ईएमएफ क्या होगा, एक फेज पर होगा, लेकिन अलग-अलग स्लॉट में होगा तो सेम फेज में नहीं होगा। तो इस तरह वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होता है बेटा, इन फेज नहीं होता है, यानी कि समान फेज में नहीं होता, में नहीं होता। इसे क्या कहते हैं बेटा, इन फेज नहीं होता। अब फेज इन फेज तो आप जानते हो ना, हाँ इन फेज नहीं होता, होता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना बेटा, किसमें, डिस्ट्रीब्यूटर में इन फेज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसका प्रत्यक्ष रूप से गणितीय योग भी नहीं हो सकता है ना। अब देखो बेटा, क्योंकि ये वाइंडिंग में जो ईएमएफ है वो इन फेज नहीं है, लेकिन तो बेटा इसका गणितीय योग भी नहीं हो सकता। लिखना बेटा, क्योंकि उत्पन्न विद्युत वाहक बल इन फेज नहीं होता, नहीं होता। अतः अतः क्या बेटा, अतः इन फेज नहीं होता। अतः बेटा इसका प्रत्यक्ष गणितीय योग भी नहीं हो सकता है। प्रत्यक्ष गणितीय योग भी संभव नहीं है, योग भी संभव नहीं है। ठीक है, अब संभव नहीं है तो क्या करोगे, तो संभव नहीं है तो हम क्या निकालेंगे बेटा, फैक्टर्स निकालेंगे। तो लिखना बेटा इसे, अतः हम क्या करते हैं बेटा, हम एक डिस्ट्रीब्यूटिव फैक्टर को निकालते हैं। अतः तुल्य ईएमएफ की गणना हेतु बेटा क्या निकालते हो आप, डिस्ट्रीब्यूटिव फैक्टर का मान ज्ञात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव फैक्टर का मान निकाला जाता है। अब आप कोई पूछेंगे इसे किससे दर्शाओगे, तो ध्यान रखना बेटा इसे अंग्रेजी के केडी अक्षर से दर्शाते हैं। इसे केडी से दर्शाया जाता है। इसे किससे दर्शाओगे बेटा, केडी। अब ध्यान रखना बेटा, इसका भी मान क्या एक से ज्यादा होगा, नहीं बेटा, इसका भी मान क्या होता है, एक से कम। ज्ञात रहे इस फैक्टर का मान भी क्या होता है बेटा, सदैव एक से कम होता है, सदैव एक से कम होता है। अगर एक हो जाएगा तो फिर वो कॉन्सेंट्रेटेड बन जाएगी और फिर मतलब ही नहीं है ना। ठीक है, चले बहुत बढ़िया। अब बेटा ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। अब देखो इस केडी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन एन बीटा बाई टू अपॉन एन साइन बीटा बाई टू। अगर बेटा बड़ी क्लास में होते तो मैं डेरिवेशन भी कराता, यहाँ पर मैं आपको मान लिखाता हूँ, याद रखना। ठीक है, लिखो। अगर फिर भी इसका डेरिवेशन चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं करा दूंगा, डोंट वेरी। वैसे मेरे हिसाब से बेटा सीधा याद रखो, साइन एन बीटा बाई टू अपॉन एन साइन बीटा बाई टू, क्योंकि अंत में तो यही याद रखना है अपने को। ठीक, आप बेस तैयार करो बस, है ना। ये क्या है बेटा, साइन एन बीटा बाई टू अपॉन एन साइन बीटा बाई टू। अब ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर केडी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव फैक्टर। ये चीज ध्यान रखो, जहां केडी क्या होता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव फैक्टर। जैसे आपको मैंने केपी का डेरिवेशन कराया ना, वो तो आसान था इसलिए करा दिया बेटा, ये वाला डेरिवेशन आपके नहीं आता है। ठीक है, ध्यान रखना। एन क्या है बेटा, प्रति फेज प्रति पोल खांचों की संख्या है बेटा। एन का ध्यान रखना, पूछा जाता है एन क्या होता है, तो दिखना यह प्रति फेज प्रति पोल क्या है बेटा, खांचों की संख्या है। जिस खांचों के अंदर वाइंडिंग होंगी ना, वो खांचों की संख्या है। सर ये प्रति फेज क्यों लिखी, क्योंकि बेटा ये 3 फेज मशीन है ना। एन क्या है बेटा, प्रति फेज प्रति पोल खांचों की संख्या है। और यहाँ से जो ये बीटा है ना बेटा, इसका ध्यान रखना, और इस बीटा का मान क्या होता है वो ध्यान रखना। इसको ऐसे कैसे याद रखना, एन बराबर बेटा क्या होता है, स्लॉट प्रति पोल प्रति फेज। ध्यान रखना, ऐसे कैसे याद रखना। ठीक, और बीटा क्या होता है, बीटा देखो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक कितना होता है बेटा, 180 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो बेटा बीटा कितना हो जाएगा, 180 बटा, नीचे क्या लिखोगे बेटा, प्रति पोल खांचों की संख्या, प्रति पोल खांचों की संख्या। और बेटा इसी को आप और भी कैसे लिख सकते हो, बीटा का मान कभी कभी ऐसा भी आ सकता है 180। अब ये क्या है बेटा, प्रति पोल खांचों की संख्या, प्रति यानी कि नीचे, किसके नीचे, खांचों पे। तो बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लॉट प्रति पोल।
और बेटा आप ध्यान रखना, इसको एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता है 180 और इसको लिख दिया बेटा स्लॉट को नीचे और पोल को लिख दिया ऊपर। ठीक है, कैसे भी पूछ सकता है वो, उसका हक है। ठीक है, और ये बीटा क्या है बेटा, एक एंगल है और कुछ नहीं है। और उसी प्रकार बेटा एन को और कैसे कैसे लिख सकता है वो, एन बराबर देखो क्या लिखा है, प्रति फेज, यानी कि फेज कहाँ आएंगे बेटा, नीचे। प्रति पोल यानी कि पोल क्या आएंगे बेटा, नीचे। किसके, खांचों के, तो बेटा खांचे यानी कि स्लॉट कहाँ आएंगे, ऊपर। ठीक है, तो यूं भी लिख सकता है, घबराना मत। ठीक है, आंसर देगा कि फेज मान लो 4 है, पोल इतने हैं, खांचे इतने हैं, तो एन का मान निकालो। ठीक है, पूछ लेगा बेटा बीटा का मान निकालो, है ना। इस तरह से अपने को 2-3 चीजें पूछ सकता है। ठीक है, चलिए तो ये थी बेटा अपना 2 फैक्टर्स जिसके बारे में हमने पढ़ा। टीडी क्या होता है, साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन एन साइन बीटा बाई 2। एन का मान होता है खांचे प्रति, खांचे यानी कि स्लॉट, स्लॉट प्रति फेज इनटू पोल। और बेटा बीटा के लिए पूछेगा तो 180 बटा पोल खांचे यानी कि स्लॉट पोल, और यहाँ पे स्लॉट और पोल ऊपर भेज दिया। ठीक है, ये इसलिए बताया क्योंकि आगे चल के जब बेटा ईएमएफ पढ़ेंगे ना तो उन सब में ये सुविधा देंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़े बेटा। एपी को कैसे डिराइव किया एक बार आप खुद करके देखना प्लीज। ठीक है, बाकी सारी चीजें मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, भारत माता की जय, वंदे मातरम।